साइबेरियाई ताइगा के बीचों बीच घरों का एक छोटा सा समूह और एकमात्र रेलवे लाइन है। 14 अगस्त 1989 की रात को एक नियमित रूप से चलने वाली ट्रेन इस ठंडी सुनसान जंगल की पट्टी से होकर गुजर रही थी जब वह पटरियों पर आगे कुछ देखकर रुक गई। शुरुआत में ट्रेन के कंडक्टर समझ नहीं पाए कि वे क्या देख रहे हैं, लेकिन जब वे देख पाए तो उनकी खोज आधुनिक रूसी इतिहास के सबसे भयानक और डरावने रहस्यों में से एक बन गई। हमेशा की तरह भले ही इस वीडियो की घटनाएं संक्षिप्त और गैर वर्णनात्मक हैं, फिर भी वे अत्यंत विचलित करने वाली हैं, इसलिए दर्शकों से सावधानी बरतने का अनुरोध किया जाता है। रूस का केजनेट गांव ऐसा स्थान है जो अधिकांश नक्शों पर दिखाई भी नहीं देता। यह साइबेरियाई ताइगा के गहरे अंदर छुपा हुआ है, चारों ओर अनगिनत चीड़ और बर्च के पेड़ों से घिरा हुआ, और वास्तव में यह एक गांव कम और एक सुनसान रेलवे ट्रैक के किनारे बिखरे हुए कुछ घरों का समूह अधिक है। और लगभग 24 लोगों की आबादी के साथ वहां न तो कोई दुकान थी, न संकेत, न ही ढंग की सड़कें, बस रेलवे ट्रैक, कुछ घर जिनमें रेलवे कर्मचारी और उनके परिवार रहते थे, और कुछ कच्ची सड़कें जो जंगल में कहीं खो जाती थीं। और अगस्त के महीने में इसकी स्थिति को देखते हुए यहाँ की रातें धोखे से ठंडी होती हैं। गर्मियों के दिन अचानक पाले में बदल सकते हैं और सूरज बहुत जल्दी गायब हो जाता है। आधी रात तक यह इलाका ऐसी गहरी अंधेरे में डूब जाता है कि आपको लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। इसी सन्नाटे में 14 अगस्त 1989 की सुबह ठीक 1:40 बजे मालगाड़ी नंबर 2008 के जानेट स्टेशन की ओर गड़गड़ाती हुई बढ़ रही थी। यह ट्रेन बहुत विशाल थी। 70 डिब्बों की लंबाई एक भारी इंजन द्वारा खींची जा रही थी और इसे 2 अनुभवी रेलकर्मी चला रहे थे, भाई वादिम और इगोर सुप्रुनेनको। वे पहले भी अनगिनत बार के जानेट से गुजरे थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही ट्रेन स्टेशन के पास पहुंची, भाइयों ने पटरियों पर आगे कुछ देखा। जो भी था, शुरुआत में हेडलाइट्स की रोशनी में उसे ठीक से देख पाना मुश्किल था, लेकिन वादिम ने हॉर्न बजाया और उसी समय उसने इमरजेंसी ब्रेक भी लगा दी। दुर्भाग्यवश पूरी तरह लदी मालगाड़ी तुरंत नहीं रुक सकती, इसलिए भाइयों की पूरी कोशिश के बावजूद वे ट्रेन के स्टील पहियों के नीचे अपरिहार्य चटक की आवाज और झटका महसूस करने से पहले उसे रोक नहीं सके। जब ट्रेन आखिरकार रुकी तो दोनों भाई अपनी लालटेन लेकर नीचे उतरे और पटरियों के साथ साथ चलने लगे। वे पटरियों के पास जंगली जानवरों, मलबे या कभी कभी गिरे हुए पेड़ की शाखाओं के आदी थे, लेकिन यह रुकावट पूरी तरह से असामान्य लग रही थी, और जो कुछ वे अंत में पाएंगे वह उनकी जिंदगी भर के लिए उन्हें डरा देगा। वहां पटरियों पर फैले हुए 7 लोगों के फटे चिथड़े अवशेष पड़े थे। हालांकि उस समय शायद उन्हें यह पता भी नहीं था कि वहां कितने लोग थे। जो बात साफ थी वह यह कि वहां कोई हलचल या जीवन के कोई संकेत नहीं थे, और यह समझने में एक पल की झलक से ज्यादा समय नहीं लगा। सुप्रुनेनको भाई उस मलबे के ऊपर खड़े थे जो कभी लड़कों का एक समूह था, और उन्होंने महसूस किया कि वे अनजाने में किसी भयानक घटना के गवाह बन गए हैं, कुछ ऐसा जो साधारण दुर्घटना से समझाया नहीं जा सकता। जैसे ही डिस्पैचर को सूचना दी गई, पास के कहीं बड़े अबाकान स्टेशन से पुलिस को घटनास्थल पर भेज दिया गया। फ्लडलाइट्स के आने के बाद इसके बाद गांव वालों को जगाया गया ताकि वे मदद कर सकें, और कई हिस्सों को इकट्ठा करने का गंभीर काम शुरू हुआ। जल्द ही उनके नाम एक एक करके सामने आने लगे, और यह पता चला कि वे सभी मेजदारचेंस्क के छोटे समुदाय से थे। दिमित्री, निकोलाई, वादिम, ओलेग, व्याचेस्लाव, रोमन और विक्टर, ये सभी सिर्फ 15 साल के दोस्त थे। वे लड़कों का एक घनिष्ठ समूह थे जो साथ में फुटबॉल खेलते थे, एक साथ स्कूल जाते थे, अपने माता पिता की मदद करते थे, और ऐसा लगता है कि वे जंगल में देवदार के शंकु इकट्ठा करने के लिए एक साधारण सप्ताहांत यात्रा पर गए थे। हालांकि जांचकर्ताओं के अनुसार यह केवल एक दुखद दुर्घटना थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लड़के 12 अगस्त को ताइगा गए थे और अगली रात 10:39 की ट्रेन से वापस लौटने का इरादा रखते थे। हालांकि कुछ तो था जो साफ तौर पर गलत हो गया। शायद वे रास्ता भटक गए या समय का ध्यान नहीं रख पाए। जो भी कारण रहा हो, वे अपनी ट्रेन से चूक गए और कथित तौर पर रेलवे ट्रैक पर ही आराम करने के लिए लेट गए। और भी अजीब बात यह थी कि उनके बैग बाद में लगभग 820 फीट या 250 मीटर दूर एक कतार में मिले। यही विवरण था जिसने सुर्खियां बटोरी। 7 बैग पटरियों के पास एक कतार में रखे गए थे, जैसे किसी तरह की रस्म या समझौते का हिस्सा हो, और इसका संकेत डरावना था, और रिपोर्टरों ने इसे लड़कों के बीच सब कुछ खत्म करने के संभावित समझौते के रूप में पेश करने में देर नहीं की। यह विचार सामने रखा गया कि शायद यह जानबूझकर किया गया था। हालांकि माता पिता के लिए यह समझ से बाहर था। ये बच्चे लापरवाह नहीं थे,
उन्हें जंगल का अनुभव था और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट ने पुष्टि की कि उनके शरीर में शराब नहीं थी। वे सभी स्वस्थ और होनहार बच्चे थे। यह विचार कि उन्होंने सब कुछ खत्म करने या पटरियों पर सोने का फैसला किया पूरी तरह से बेतुका था। जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी तरह ऐसा हुआ भी तो जब ट्रेन पास आई तो उनमें से कोई भी क्यों नहीं हिला, वे जागे क्यों नहीं। यहां तक कि सुपरनेंको भाइयों ने भी गवाही दी कि वे पटरियों पर चल नहीं रहे थे। वे पटरियों पर लेटे हुए थे, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी ने उन्हें वहां रखा हो। फिर भी अधिकारियों ने यही कहानी आगे बढ़ाई कि यह बस एक दुखद भयानक दुर्घटना थी। कहा गया कि लड़के बहुत थके हुए थे और इसी वजह से उन्होंने एक भयानक गलती कर दी और मामला बंद कर दिया गया। लेकिन माता पिता ने इसे आसानी से स्वीकार नहीं किया। कुछ और ज्यादा खतरनाक चल रहा था। वे इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे। दुर्भाग्यवश उनके पास न तो कोई सबूत था, न समर्थन और न ही कोई दबाव, लेकिन उनके पास शोक था जो उस अन्याय से और भी तीखा हो गया जिसे वे शब्दों में बयान नहीं कर सकते थे। इसी बीच मेजदारचेंस्क के लोगों ने अपने बेटों को स्तब्ध चुप्पी में दफना दिया, लेकिन यह चुप्पी ज्यादा देर तक नहीं रही। जल्द ही फुसफुसाहटें शक में बदल गईं और शक गुस्से में बदल गया। किसी परिवार ने सुनाई गई कहानी नहीं मानी और 2 साल तक अधिकारियों से केस दोबारा खोलने की गुहार लगाई। फोन कॉल्स नजरअंदाज हुए और कागजी कार्रवाई खो गई। साफ था कि अधिकारी दोबारा जांच नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें मूल जांच में खामियां और भ्रष्टाचार स्वीकारना पड़ था। फिर भी परिवारों ने पूरी ताकत लगाकर बात ऊपर तक पहुंचाई। 1981 की शरद ऋतु में उन्होंने रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन को एक बेहद मायूस पत्र लिखा, जिसमें उनसे जांच को दोबारा शुरू करने की अपील की गई। हालांकि उस समय सोवियत संघ बिखर रहा था और देश अराजकता की ओर बढ़ रहा था। संभावनाएं बहुत कम थीं। उन्हें यह भी उम्मीद नहीं थी कि कोई उस पत्र को पढ़ेगा। उस पर कार्रवाई करना तो दूर की बात है, लेकिन किस्मत के एक अजीब मोड़ से वह पत्र सही हाथों में पहुंच गया और तमाम बाधाओं के बावजूद ये काम कर गया। 8 अक्टूबर 1981 को अभियोजक जनरल के कार्यालय ने आधिकारिक रूप से कज़ानेट मौतों की जांच को फिर से खोल दिया। इसके बाद इस मामले के लिए 2 नए नाम नियुक्त किए गए, व्लादिमीर गुसेंकोव, जो विशेष महत्वपूर्ण मामलों के अन्वेषक थे, और आपराधिक अभियोजक यूरी स्टोलियारोव। और शुक्र है कि ये लोग मामूली दफ्तर के कर्मचारी नहीं थे। ये गंभीर किस्म के लोग थे जिन्हें मास्को से मुश्किल मामलों को संभालने के लिए बुलाया गया था, और उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। वे कुछ समय बाद कज़ानेट पहुंचे, जहां उन्होंने पाया कि शुरुआती खोज के बाद से बीता समय उस जगह के हर निशान को मिटा चुका था। बारिश, बर्फ और सड़न ने लगभग हर सबूत का नामो निशान मिटा दिया था। उन्होंने यह भी पाया कि 1989 में जो थोड़े बहुत सबूत थे, उन्हें पुलिस ने या तो गलत तरीके से संभाला था या पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। इसके बाद व्लादिमीर ने हर दरवाजे पर दस्तक देना शुरू किया, हर स्थानीय व्यक्ति से पूछताछ की और बार बार विस्तार से जानकारी लेने की कोशिश की। उसे दीवार जैसी चुप्पी मिली। रिश्तेदार, ग्रामीणों ने अनभिज्ञता जताई और कहा कि ट्रेन गुजरते समय वे सो रहे थे। व्लादिमीर के दबाव पर उसे वासिली का नाम सुनाई दिया, जो भाई स्लावा की हत्या में सजा काट रहा था। हत्या पहले तो एक और शराबी झगड़े जैसी ही लग रही थी, लेकिन नई जांच के प्रकाश में अब यह अलग दिखने लगी, खासकर जब व्लादिमीर को पता चला कि स्लावा ने नशे में शायद यह बात उगल दी थी कि कज़ानेट में उन 7 लोगों के साथ असल में क्या हुआ था। यह जानने के बाद वह जेल गया और कई बार मिलने के दौरान उसने वासिली से धीरे धीरे सच उगलवाना शुरू किया। शुरुआत में कहानी उलझी हुई थी और बदलती रही, लेकिन फिर एक कबूलनामा सामने आया। यह अधूरा और अनिच्छुक था, लेकिन सच को आगे बढ़ाने के लिए यह काफी था। फिर वासिली ने यह बात उगल दी कि वह और उसका एक और भाई यूरी इसमें शामिल थे, और इसी के साथ वे सारी बातें जो अधिकारियों ने झूठी बताई थीं, एकदम से धराशायी हो गईं। लेकिन जितना गहराई से व्लादिमीर ने जांच की, उतना ही साफ होता गया कि वासिली की कहानी मेल नहीं खा रही थी। अब भी ऐसा लग रहा था कि वह धोखा दे रहा है। फिर व्लादिमीर ने परिवारों से अनुरोध किया कि वे उसे शवों को कब्र से निकालने की अनुमति दें। यह एक अंधकारमय कार्य था, लेकिन जब ताबूत खोले गए और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने दोबारा जांच की, तो जो कुछ उन्होंने पाया उसने कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसा कि संदेह था, उन 7 की मौत ट्रेन से नहीं हुई थी। इसके बजाय यह निर्धारित किया गया कि उन पर बेरहमी और योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया था, और उनकी चोटें अपनी समानता में डरावनी थीं। खोपड़ी में फ्रैक्चर, दोनों तरफ जबड़े टूटे हुए और छाती व पेट में गंभीर चोटें थीं। 7 के शरीर पर कुंद वस्तुओं के साफ साफ निशान थे। विशेषज्ञों ने बायोमैनेक्विन का उपयोग करके परीक्षण भी किए, घावों की नकल करने की कोशिश की, और उन्हें वही मेल तब मिला जब उन्होंने रेलवे डिपो में पाए गए ठीक वही औजार इस्तेमाल किए। यह स्पष्ट था कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, और अब इसके प्रमाण के रूप में भौतिक साक्ष्य भी थे, या कम से कम ऐसे जांचकर्ता थे जो अब नजरअंदाज नहीं कर रहे थे। इसके बाद सुप्रुनेनको भाइयों ने अपनी गवाही से इसे और मजबूत किया। चालकों के मुताबिक हेडलाइट्स में दिखने पर वे बिखरे नहीं, बल्कि कतार में व्यवस्थित थे। बैग्स की स्थिति, शरीर में नशे की अनुपस्थिति
और रक्षात्मक चोटों का अभाव भी इसी ओर इशारा करते थे। व्लादिमीर का सिद्धांत था कि उन पर घात लगाकर हमला किया गया और फिर पटरियों पर लिटा दिया गया। इसके साथ ही अब यह मामला हत्या की जांच बन गया था और इसमें सवाल जवाबों से कहीं ज्यादा थे, क्योंकि भले ही वासिली ने बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन जो उसने कहा वह अब भी समझ में नहीं आ रहा था। उसका यह दावा कि उसने और उसके भाई ने यह सब सातों के साथ किया अविश्वसनीय लग रहा था। लड़के चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ थे, वहीं दूसरी ओर भाई दोनों दुबले पतले और बीमार थे। आखिर ये दो आदमी 7 स्वस्थ लोगों पर कैसे काबू पा सकते थे बिना किसी एक के भी बचकर भागने के? यहीं पर कहानी फिर से बदल गई। वासिली ने दावा किया कि वहां एक तीसरा हमलावर भी था, स्लावा, वही भाई जिसे बाद में उसने मार डाला था। वासिली ने कहा कि घातक वार स्लावा ने किए थे, जो कि उसके लिए सुविधाजनक था क्योंकि स्लावा अब इस दुनिया में नहीं था और किसी भी बात का खंडन नहीं कर सकता था। फिर भी व्लादिमीर ने अपनी कोशिश जारी रखी। उसे शक था कि यह सिर्फ पारिवारिक मामला नहीं है और फिर वह वासिली से एक और चूक निकलवाने में कामयाब हो गया। एक अलग पूछताछ के दौरान वासिली ने अचानक एक नया नाम निकोलाई उगल दिया। ये किसी साधारण गांव वाले का नाम नहीं था। ये पास के गांव के एक वरिष्ठ पुलिस लेफ्टिनेंट का नाम था, जो उस सप्ताहांत अपने रिश्तेदारों से मिलने कजानेट आया हुआ था। वह एक प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्ति भी था। जब व्लादिमीर ने निकोलाई से मुलाकात की तो निकोलाई ने दावा किया कि वह घटना से काफी पहले ही गांव छोड़ चुका था और यह एक मजबूत अलिबी लग रहा था, जब तक कि स्थानीय लोगों ने उसकी बात का खंडन नहीं कर दिया। आखिरकार निकोलाई घटना के समय वहीं मौजूद था। गवाहों का कहना था कि उन्होंने उसे भाइयों और ट्रैक क्रू के एक स्थानीय फोरमैन के साथ शराब पीते हुए देखा था। वे सभी उस रात एक साथ थे और वे जमकर शराब पी रहे थे, जाहिर तौर पर घर की बनी शराब के लीटर। आखिरकार और बातचीत के दौरान एक और नाम सामने आया, एक आदमी जिसका नाम प्योत्र था, जो फोरमैन का भाई था। लेकिन प्योत्र व्लादिमीर से बात नहीं करने वाला था। ऐसा नहीं था कि उसने मना कर दिया, बल्कि वह मर चुका था और ऐसा लगता है कि जांच दोबारा शुरू होने के कुछ समय बाद ही उसने अपनी जान ले ली थी। इस बिंदु पर सारी बातें मिलकर एक परेशान करने वाली तस्वीर बना रही थीं। फिर एक खास तौर पर थकाऊ पूछताछ के दौरान स्थानीय फोरमैन टूट गया। वह लगातार सवालों और अपराध बोध से तंग आ चुका था, इसलिए उसने व्लादिमीर को सब कुछ बताने के लिए हामी भर दी जो वह जानना चाहता था। इसके बाद वह नाम बताएगा। उसने उस रात का वर्णन किया। उसने शराब पीने, टकराव और हथियारों के बारे में बताया और फिर सामने आई वह अंतिम घिनौनी सच्चाई कि 1989 में उन 7 लोगों के साथ वास्तव में क्या हुआ था। 2 साल पहले सूरज घने ताइगा के पेड़ों के नीचे डूब गया था और कजानेट अपने परिचित रात के सन्नाटे में डूब गया था। हालांकि पटरियों के पास मौजूद कुछ घरों में से एक में वहां पुरुषों के जमकर शराब पीने की वजह से काफी शोर हो रहा था। कम से कम 3 लीटर देसी शराब इधर उधर घूम रही थी, शायद उससे भी ज्यादा। और मेज के चारों ओर बैठे नाम पहले से ही परिचित थे। वहाँ स्थानीय फोरमैन और उसका भाई था। वहाँ वासिली, उसका भाई यूरी और मेहमान पुलिस लेफ्टिनेंट निकोलाई थे। वे न जश्न मना रहे थे न शोक, वे बस ऊब गए थे। और कजानेट में ऊब खतरनाक हो सकती है। जैसे जैसे शराब बहती रही और शाम ढली, उनकी शराब खत्म हो गई, पर उनकी रात खत्म नहीं हुई थी। वे अभी भी और चाहते थे, लेकिन शहर में जिसे दुकान कहा जा सकता था वह काफी पहले बंद हो चुकी थी। तो उन्होंने वही किया जो कजानेट के आदमी कभी कभी मजबूरी में करते हैं। वे याशा की तलाश में रेलवे स्टेशन गए, जो ट्रेन के मालवाहक कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल होने वाला स्लैंग है, जो कभी कभी बार्टर या रिश्वत के लिए छुपाकर सामान रखते हैं। हालांकि उस रात वहां कोई आशा नहीं मिला। वहां सिर्फ 7 अजनबी लड़के रेल पटरियों के पास ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। वे दावा करेंगे कि लड़के तार से पटरियां शॉर्ट सर्किट कर रहे थे ताकि ट्रेन रुक जाए और वे उसमें चढ़ सकें। पर वह कहानी कभी ठोस नहीं रही। कोई सबूत नहीं था और लड़के रात 10:39 की इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए आए थे। उन्हें समय सारणी याद थी और पटरियों से छेड़छाड़ का कोई कारण नहीं था। फिर भी उन्होंने यही बहाना पकड़ा। उन्हें किसी भी तरह का औचित्य चाहिए था, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। फिर एक टकराव हुआ, आवाजें ऊंची होने लगीं और फिर हमला शुरू हो गया। कबूलनामों के अनुसार सब कुछ पुलिस लेफ्टिनेंट से शुरू हुआ था। वह ताकतवर, मांसल, हथियारबंद और अधिकार की भावना से भरा हुआ था और उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जब उन 7 में से एक ने शायद उससे बहस करने की कोशिश की या अपने दोस्तों का पक्ष लेने या हालात को शांत करने की कोशिश की, तो निकोलाई ने अपनी बंदूक की बट से उसके सिर पर वार कर दिया। यह वार तुरंत ही घातक साबित हुआ, जिससे बाकी सब वहीं के वहीं जम गए। और उसके ठीक एक पल बाद लड़कों को यकीन ही नहीं हुआ कि अभी अभी क्या हुआ है। इसके बाद निकोलाई ने बाकी आदमियों को चिल्लाकर कहा कि उन्हें खत्म कर दो और कोई गवाह न छोड़ा जाए। इसके बाद जो हुआ वह पूरी तरह अराजकता थी। जो भी औजार पास में थे उन्हें उठा लिया गया और वे लोग जानवरों की तरह टूट पड़े। उन 7 में से कुछ ने भागने की कोशिश की और उनमें से एक शायद बच भी सकता था, लेकिन निकोलाई के पास अब भी उसकी बंदूक थी। उसने फिर आदेश दिया कि रुक जाओ, नहीं तो वह उसका इस्तेमाल करेगा। जो अब तक बचे थे उन्हें भी मार गिराया गया। फिर कानून के रक्षक निकोलाई ने दृश्य बदलने का निर्देश दिया। ट्रेन आने वाली थी
इसलिए उन्होंने सातों को पटरियों पर लिटा दिया। उनके बैग दूर एक कतार में रख दिए गए ताकि लगे कि वे थके हुए लड़के थे जो वहां आराम करने के लिए सो गए थे। फिर जब यह भयानक काम पूरा हो गया तो वे लोग इधर उधर बिखर गए। बाद में 1:40 बजे रात की ट्रेन कजानेट से गुजरी, जिससे अवशेष पूरी तरह नष्ट हो गए। जब सुपर नेको भाई अपनी मालगाड़ी से उतरे और हाथ में लालटेन लेकर पटरियों पर चले, तब तक वे लोग बहुत पहले जा चुके थे और लड़कों को बचाया नहीं जा सकता था। और इसी के साथ सच्चाई जितनी भयानक और निंदनीय थी, आखिरकार सामने आ गई। जब तक यह मामला अदालत तक पहुंचा, पूरा देश इसे देख रहा था। और 1995 में अदालत की कार्यवाही शुरू होने के बावजूद, जो प्रारंभिक खोज के लगभग 6 साल बाद थी, अदालत कक्ष पीड़ितों के माता पिता, पत्रकारों, स्थानीय लोगों और उन लोगों से भरा हुआ था जिन्होंने इस मामले को करीब से देखा था। इसके बाद 7 महीने से भी अधिक समय तक मुकदमा कार्यवाही के दौरान खिंचता रहा और फिर आखिरकार जब जज ने फैसला पढ़ा और सुनाया तो वह इतना लंबा था कि उसे पढ़ने में 1 घंटे से भी ज्यादा समय लग गया। निकोलाई, जिसने हमले का नेतृत्व किया था, उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। ठीक उसी तरह फोरमैन और भाइयों वासिली और यूरी को भी। आखिरकार ऐसा लगा कि न्याय मिल गया है। यह उस व्यवस्था में जवाबदेही का एक दुर्लभ क्षण प्रतीत हुआ जहां चीजें अक्सर अस्थिर हो सकती थीं। लेकिन जैसे ही वे लोग अपनी कोठरी में इंतजार करने लगे, देश ने एक राजनीतिक मोड़ ले लिया। यूरोप की परिषद में शामिल होने के उद्देश्य से रूस ने अपने कानूनों को यूरोपीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप बनाना शुरू किया, जिसमें मृत्युदंड को समाप्त करना भी शामिल था। 31 मई 1996 को रूस के सुप्रीम कोर्ट के पहले उपाध्यक्ष ने एक विरोध याचिका दायर की। इसमें उन्होंने अदालत के फैसले को पलटने और मामले को नई जांच के लिए स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी और इसी तरह सब कुछ बिखर गया। न केवल सजाएं रद्द कर दी गईं, बल्कि जटिल कानूनी उलझनों और प्रक्रियात्मक समय सीमाओं के कारण पहले से दोषी ठहराए गए पुरुषों को यूं ही रिहा कर दिया गया। उन्हें न पुनः मुकदमा झेलना पड़ा, न हिरासत, बस रिहा कर दिया गया। यकीन मानिए, इसके बाद हालात और बिगड़ गए। रिहाई बाद वासिली ने अपने चचेरे भाई पर हमला किया, जो सब जानता था और जांच में चुप नहीं रहने वाला था। इसी बीच यूरी, जो उन भाइयों में से एक था जिसे दोषी ठहराया गया था, उसकी भी या तो दम घुटने से या अचानक निमोनिया से मौत हो गई। यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं। फिर आया सबसे डरावना हादसा। एक रेलवे कर्मचारी, जो उन मुख्य गवाहों में से एक था जिसने सातों को पटरियों से हटाने में मदद की थी, उसे भी कजानेट में एक ट्रेन के पहियों के नीचे पाया गया, कथित तौर पर पटरियों पर फिसलने और गिरने के कारण। तो जितना भयानक वह शुरुआती हादसा था, किसी तरह वह 1989 में ही खत्म नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बस उसकी दिशा बदल गई थी। लेकिन काबिले तारीफ बात यह थी कि इन सब के बावजूद जिन परिवारों के साथ धोखा हुआ था और जिन्हें नौकरशाही ने कुचल दिया था, वे लगातार लड़ते रहे। 1990 के दशक के अंत तक कजानेट 7 की कहानी सुर्खियों से गायब हो गई थी। दूसरे घोटालों ने उनकी जगह ले ली थी और ऐसे घोटालों की कोई कमी नहीं थी। तब तक देश भ्रष्टाचार, युद्ध और संक्रमण के बोझ तले चरमरा रहा था और ज्यादातर लोगों ने मान लिया था कि मामला अब खत्म हो चुका है। लेकिन पीड़ितों के माता पिता ने हार नहीं मानी। फरवरी 1997 में वे इतनी जोरदार कोशिश करने में सफल रहे कि अभियोजन कार्यालय को एक बार फिर मामला फिर से खोलना पड़ा। इस बार कानूनी आधार पर। उद्धरण के अनुसार परिस्थितियां पूरी तरह से जांची नहीं गईं। इसमें 4 और साल लगने थे, 3 अतिरिक्त शवों के उत्खनन, 5 विशेषज्ञ फोरेंसिक समीक्षाएं और 100 से अधिक गवाहों की जरूरत पड़ी। ऐसे गवाहियां थीं जिन्हें पहले कभी नहीं सुना गया था। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने उन्हीं टूटी हड्डियों की दोबारा जांच की और पुराने कागजातों के ढेर को फिर से सरकारी दफ्तरों की रोशनी में निकाला गया। और इन सब के दौरान उन वर्षों में एक नाम बार बार सामने आता रहा, निकोलाई का। रिहाई के बाद वह एक नगरपालिका उप प्रतिनिधि बन गया था। आपने सही सुना, 7 लोगों की हत्या के मुख्य किरदारों में से एक ने जेल से बाहर आने के बाद अपनी स्थिति को राजनीतिक सीट में बदल लिया था। लेकिन 2001 की शरद ऋतु में कुछ चमत्कारी हुआ। खाकासिया गणराज्य के सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला सुनाया और निकोलाई, फोरमैन और वासिली को एक बार फिर हत्याओं का दोषी पाया गया। इस बार सजाएं अंतिम थीं, लेकिन बहुतों के लिए वे अब भी अपराध के हिसाब से पर्याप्त नहीं थीं। निकोलाई और फोरमैन को अधिकतम सुरक्षा वाली दंड कॉलोनी में सिर्फ 10 साल की सजा सुनाई गई, जबकि वासिली को केवल 7 साल मिले। माता पिता के लिए एक बार फिर यह न्याय नहीं था और तब भी निकोलाई ने अपनी आदत के अनुसार अपीलें दायर करना कभी नहीं छोड़ा। जिस व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम का आदेश दिया था, वह अब भी दावा करता रहा कि असली पीड़ित वही है और परिवार ने बस यह सब सहन किया। नुकसान, झूठ,
पुनः परीक्षणों और राजनीतिक चालबाजियों के बावजूद आखिरकार सच सामने आया और वही सच कायम रहा। इसलिए नहीं कि व्यवस्था ने काम किया, बल्कि इसलिए क्योंकि माता पिता ने उसे दफन रहने नहीं दिया। अंततः उन्होंने दुनिया को दिखाया कि 1979 की उस ठंडी अगस्त की रात को क्या हुआ था। कज़नेट कभी भी और कभी भी वैसा नहीं रहेगा जैसा वह 7 लोगों की हत्या से पहले था। शहर अपनी कथित चिंता के बावजूद सब जानता था और उसकी चुप्पी मिली भगत थी। जो वहां हुआ वह अकल्पनीय अपराध से बढ़कर है। यह न्याय की विफलता और एक चेतावनी है कि जब सत्ताधारी खुद को कानून से ऊपर मानते हैं तो क्या होता है।